Hello students. Students, today we will study chapter 9. Our chapter 9 name is data handling. We will learn in this chapter. इस chapter में हम क्या क्या पढ़ेंगे? First is data, second is pictograph and third is bar graph. In the earlier classes, we have already learned about the method of collecting and representing data in the form of pictograph and bar graph. पहले की क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कलेक्टिंग और अपने डाटा को रिप्रेजेंट करने के मेथड को पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ की फॉर्म में. In this class, we shall review what we have learned earlier and then learn about the meaning of data, the method of choosing data to examine a hypothesis, collection and organization of data, pictograph and making bar graphs for the data collected. इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी के चीज़ के बारे में दोबारा पढ़ेंगे कि डाटा का मतलब क्या होता है, हम अपने डाटा को एग्जामाइन करने के लिए, हाइपोथेसिस करने के लिए कौन से मेथड चूज करते हैं, हम कैसे कलेक्शन करते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, और कैसे हम अपने डाटा को इकट्ठा करके बार ग्राफ वगैरह बनाते हैं. फर्स्ट इज डाटा. इन अ सोसाइटी इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द फेवरेट कलर्स, दैट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक ब्लैक कलर, रेड कलर एंड सो ऑन, एंड पुट दैम इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. सोसाइटी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इकट्ठी करते हैं हम फेवरेट कलर्स के बारे में कि कितने बच्चों को ब्लैक कलर पसंद है, कितने बच्चों को रेड कलर पसंद है एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे कलर कितने कितने बच्चों को पसंद है, ये सब हम एक टेबल के फॉर्म में बनाते हैं. दिस हेल्प्स टू इजीली आइडेंटिफाई विच इज द मोस्ट फेवरेट कलर अमंग द चिल्ड्रन. ये हेल्प करता है आसानी से पहचानने में कि किस बच्चे का कौन सा ज़्यादा फेवरेट कलर है. दिस टेबल प्रोवाइड्स अस सम इंफॉर्मेशन कॉल्ड डाटा. जो टेबल होती है ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसको हम डाटा बोलते हैं. डाटा इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गेट सम इन्फॉर्मेशन. डाटा एक कलेक्शन होता है नंबर्स का तो एक साथ इकट्ठा होकर के हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है. देखिए साइड में आपको ये शो कर रखा है, देखिए बच्चों के कलर्स हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं. ब्लैक कलर 40 बच्चों को पसंद है, रेड कलर 50 बच्चों को पसंद है, ब्लू कलर 30 बच्चों को पसंद है और पिंक कलर 25 बच्चों को पसंद है. कलेक्शन ऑफ डाटा. द डाटा इज मेनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर विद द डेफिनेट एम इन माइंड. जो डाटा होता है वो मेनली कलेक्टेड किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा. डेफिनेट जिनके उसके माइंड में एम होता है उसके ही द्वारा उसके साथ. एग्जाम्पल लेते हैं, मंथली इनकम, एज, सेक्स एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डाटा. काफ़ी सारे तरीके होते हैं अपने डाटा को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का. सपोज अ टीचर वांट्स टू नो अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास. सपोज कीजिए एक टीचर जानना चाहती है कि उसकी क्लास में बच्चों के मैथ्स के में कितने नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं. वन सिंपल मेथड इज दैट शी आस्क्स ईच स्टूडेंट वन बाय वन एंड नोट देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक तरीका तो ये है कि वो जो टीचर है सभी बच्चों से एक करके पूछे और जो भी उनके मार्क्स हो वो एक पेपर पे लिखती रहे. इन दिस वे शी विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मैनी आर पास्ड एंड हाउ मैनी आर फेल्ड. इस तरीके से पता लगा लेंगे कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं. दिस मेथड इज सिंपल बट टाइम कंज्यूमिंग इफ देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ये मेथड काफ़ी सिंपल है लेकिन इससे बहुत समय लग सकता है यदि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे बच्चे हैं तो. अनदर मेथड इज दैट शी आस्क्स ईच स्टूडेंट टू राइट देयर मार्क्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट इनटू अ सेपरेट बॉल. या फिर दूसरा तरीका है कि वो जो टीचर है वो बच्चों से बोले कि आप अपने अपने मार्क्स एक पेपर पर लिखो और इस बॉल के अंदर डाल दो, मतलब एक कटोरे से के अंदर एक बॉल के अंदर डाल दो. Then the teacher will count the number of pieces of paper in each bowl and get the information. तो टीचर एक एक करके उन सभी पीसेस को, जो पेपर के पीसेस होंगे जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, उनको काउंट करेगी और पता लगा लेगी. Let us take an example. चलिए एग्जाम्पल लेते हैं. Suppose we want to see the performance of student in English in half yearly examination. Suppose कीजिए हम बच्चों की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें बच्चों ने इंग्लिश में कितना अच्छा किया है, कैसा किया है, वो हम देखना चाहते हैं. There are 24 students in the class. क्लास में 24 बच्चे हैं. The marks obtained by each student out of 90 as shown. जो मार्क्स मिले हैं बच्चों को वो 90 में से मिले हैं, जो कि आपको नीचे शो कर रखा है. 40, 69, 88, 79, 88, 84, 52, 64, ये सभी बच्चों 65, 49, 69, 45, 69, 49, 86, 69, 70, 58, 75, 85, 85, 44, 88, 79, ये सभी 24 बच्चों के मार्क्स हैं जो उन्हें 90 में से मिले हैं. Here each entry is a numerical fact and is called an observation. यहाँ पर जो हर एक एंट्री है वो numerical fact है, नंबर में है, इसको हम observation बोलते हैं. A collection of observations collected initially is called raw data. जो collection होता है observations का जो इकट्ठा किया जाता है शुरुआत में उसको हम raw data बोलते हैं. We have to arrange the data in ascending or descending order to come to any conclusion.
किसी भी कंक्लूजन तक आने के लिए सबसे पहले हम उस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो द डाटा अरेंज्ड इन एन ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर कॉल्ड एरेड डाटा। जिस डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उन डाटा को हम एरेड डाटा बोलते हैं। लेट अस अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। देखिए 40, 44, 45, 49, 49, 52, 58, 64, 65, 69, 69, 69, 69, 70, 75, 79, 79, 84, 85, 85, 86, 88, 88, 88। ये 24 बच्चों के मार्क्स जो 90 में से मिले थे, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। By this, we conclude that the highest marks obtained in the class is 88 and the lowest is 40. अब हमने conclude क्या निकाला, जो highest marks obtained हुए क्लास में वो 88 है और सबसे कम मार्क्स lowest marks 40 हैं। Range is the difference between the highest and the lowest values of the observation. जो range होती है वो difference होता है highest value, highest observation और lowest observation के बीच का। That is range is equals to maximum value minus minimum value. Organization of data. 20 children were asked about their favorite colors. 20 बच्चे अपने फेवरेट कलर के बारे में बात करते हैं, पूछते हैं। The results were, रिजल्ट क्या आया? रेड, ब्लैक, रेड, ब्लू, पिंक, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ब्लू, ब्लैक, रेड, 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 ब्लैक, ब्लू, पिंक, ब्लू, पिंक. Now, if we were asked to find which color was the most popular or how many children like blue, we would have to study the data carefully. यदि हम जानना चाहें कि किस बच्चे को कौन सा मतलब कलर ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कलर कौन सा है, या फिर किस बच्चे को ब्लू कलर, कितने बच्चों को ब्लू कलर पसंद है, तो ये सब पता लगाने के लिए हमें इस डाटा को केयरफुली रीड करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कॉल्ड डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स मेक आवर टास्क ईजियर। इस डाटा को, जो हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको ऑर्गेनाइज करें हम, मतलब जिसको हम डाटा बोलते हैं उसको ऑर्गेनाइज करें टेबुलर फॉर्म में टैली मार्क्स का यूज़ करके, तो हम पता लगा सकते हैं। ये हमारा काफ़ी ईजी मेथड बन जाएगा सॉल्व करने का, पता लगाने का। टाइप्स ऑफ कलर्स, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। रेड कितने बच्चों को पसंद है? 5, तो 5 टैली मार्क कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4 और 5 में ये फ्रेंटली हम 6 लगाएंगे, टैली मार्क खींचेंगे। नेक्स्ट है ब्लू, ब्लू 6 बच्चों को पसंद है तो हमने टैली मार्क में 6 ड्रॉ किया। ब्लैक 5 बच्चों को पसंद है तो हमने टैली मार्क में 5 ड्रॉ किया। और पिंक 4 बच्चों को पसंद है तो हमने 4, 6 ड्रॉ किए। टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 20 स्टूडेंट्स। वी मेक 1 टैली मार्क 1 फॉर 1 ऑब्जर्वेशन। हम एक ऑब्जर्वेशन के लिए एक टैली मार्क को ऐसे बनाते हैं। आफ्टर 4 ऑब्जर्वेशन वी क्रॉस देम टू रिप्रेजेंट 5, 1। उसके बाद हमारे 4 ऑब्जर्वेशन के बाद हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं 5th वाले को, जैसे कि 1, 2, 3, 4 हमारी 4th ऑब्जर्वेशन है, 5th वाले को हम ऐसे क्रॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं। Now, by looking at the table, we conclude that blue is the most preferred color and 6 children out of 20 like blue color. हमने देखा इस टेबल को, जब हमने कंक्लूड देखा कि जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। कितने बच्चों को पसंद? 6 बच्चों को पसंद है 20 में से। कौन सा कलर पसंद है? ब्लू कलर। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहा है बार बार, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्जाम्पल 1, द वेट इन kg of 24 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर गिवन बिलो। आपको नीचे 24 स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है kg में, जैसे कि 40 kg, 36 kg, 40 kg, इस तरीके से सभी वेट किस में दे रखे हैं आपको? kg में। 35, 37, 40, 40, 32, 40, 36, 42, 37, 38, 36, 35, 37, 38, 40, 36, 32, 37, 35, 42, 40. Present the above data in the form of arrayed data and also in the form of a frequency distribution. आपको जो ऊपर डाटा दे रखा है इसको आपको arrayed डाटा के फॉर्म में भी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में भी अरेंज करना है, बनाना है। देखिए सोल्यूशन देखते हैं। लेट अस अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज बिलो। फ्रीक्वेंसी टेबल आपको नीचे शो कर रखी है। वेट इन kg, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। 32 kg कितने बच्चों का वेट है? 2। फ्रीक्वेंसी 2 है। 35 कितने बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 बच्चे को हो गया। 36 4 बार, 37 4 बार, 38 2 बार, 40 7 बार और 42 2 बार। टोटल कितने बच्चे हो गए? 24 बच्चों का वेट है। देखिए हम 2 को टैली मार्क में 6 शो करेंगे, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 2 को इस तरीके से। 7 के लिए देखिए पहले 4 करेंगे,
5 के लिए क्रॉस करेंगे, फिर 6 7 अगेन, फिर 2 के लिए हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, अ डाइस वाज थ्रोन 30 टाइम्स एंड द फॉलोइंग आउटकम्स वर नोटेड। एक डाइस है, उसको 30 बार उछाला गया और जो भी आउटकम्स आए हैं वो नोट किए गए। देखिए पहले उछाला 1 आया, फिर 2 5 6 4 3 5 6 4 1 5 6 4 1 2 2 3 4 5 6 6 3 2 5 5 6 4 1 1 2। प्रेजेंट द डाटा इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में प्रेजेंट करना है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एज बिलो। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको नीचे दे रखी है। पहले यहाँ पे आउटकम, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। 1 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। 2 कितने टाइम्स आया है? 5 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। 4 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स। और 6 कितनी बार आया? 6 टाइम्स। देखिए बच्चों, उसके बाद हमने इस फ्रीक्वेंसी को अपने टैली मार्क्स में बना रखा है। नेक्स्ट इज exercise 9.1. Students, exercise 9.1 you have to do yourself. Next we will study about pictograph. A pictograph represent data through pictures of objects. जो pictograph होता है वो डाटा को रिप्रेजेंट करता है पिक्चर्स के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। It helps us to understand and analyze data at a glance. ये हमारी मदद करता है डाटा को अच्छे से एनालाइज करने में, अच्छे से समझने में। Example 1. The following pictograph shows the number of pens sold by a shopkeeper during the first 4 days of a week. ये जो आपको पिक्टोग्राफ शो कर रखा है इसमें नंबर ऑफ पेन्स बता रखे हैं कि एक दुकानदार के द्वारा कितने नंबर ऑफ पेन्स कितने बेचे गए हैं वीक के स्टार्टिंग के 4 डेज में। 1 पेन पिक्चर रिप्रेजेंट 10 पेन्स। जो एक पेन की पिक्चर है वो 10 पेन्स को रिप्रेजेंट करती है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्केल कितना दे रखा है? 1 पेन इज इक्वल्स टू 10 पेन्स। देखिए मंडे में कितने पेन्स सोल्ड हुए हैं? 1 2 3 4 पेन्स। 1 पेन 10 के बराबर है, तो मंडे में कितने पेन्स सोल्ड हुए? 40 पेन्स। इस तरीके से ट्यूसडे में कितने हुए? वेडनेसडे में और थर्सडे में। ये आपको इसमें शो कर रखा है। फ्रॉम द पिक्टोग्राफ वी अंडरस्टैंड दैट द नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन 4 डेज आर। तो हमने क्या समझा कि नंबर ऑफ पेन्स कितने सोल्ड हुए 4 डेज में। देखिए मंडे में 40 पेन्स, ट्यूसडे में 60 पेन्स, वेडनेसडे में 20 पेन्स और थर्सडे में 30 पेन्स। Example 2. The number of bulbs sold in a shop on different days during the week are shows. नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो एक शॉप पर बेचे गए हैं अलग अलग दिनों में, मतलब अलग अलग दिनों में कितने कितने बेचे गए हैं वीक्स के, आपको शो कर रखा है। इसके अंदर रखा है 1 बल्ब इक्वल है 8 बल्ब्स के। देखिए मंडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? 1 2 3 4। ट्यूसडे में 1 2, वेडनेसडे में 1 2 3 4, थर्सडे में 1 2 3, फ्राइडे में 1 2 3 4 5 और सैटरडे में 1 2 3। देखिए बच्चों, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ये हाफ बल्ब है। क्या है ये? हाफ। और यहाँ पर भी आपको हाफ बल्ब शो कर रखा है, तो इसको हम फुल्ली रीड नहीं करेंगे, हाफ करेंगे। इट मीन्स 1 बल्ब में वो 8 बल्ब थे, तो हाफ बल्ब में कितने होंगे? 4 बल्ब। तो देखिए यहाँ पर 8 बल्ब, ये भी 8 बल्ब, 8 बल्ब और 4 बल्ब, इनको टोटल करके हम पता लगा लेंगे वेडनेसडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको उस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? तो देखिए सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। सिंस 1 बल्ब रिप्रेजेंट 8 बल्ब्स, 1 बल्ब 8 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बल्ब सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? 3। इट मींस 3 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 24 बल्ब्स। सेकंड इज हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे में कितने बल्ब सोल्ड हुए हैं? सॉल्यूशन देखते हैं सेकंड पार्ट का। 3.5 बल्ब्स मीन एक जो 3 बल्ब सोल्ड हुए और एक आधा बल्ब सोल्ड हुआ है, तो 3 बल्ब का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हाफ बल्ब का मतलब हो गया हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 24 प्लस 4, इट मींस 28 बल्ब। एंड 28 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे को 28 बल्ब सोल्ड हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज इफ 1 बल्ब कॉस्ट 30 रुपीज फाइंड द शॉपकीपर्स अर्निंग ऑन सैटरडे। यदि एक बल्ब की कॉस्ट 30 रुपीज है तो आपको अर्निंग निकालनी है सैटरडे वाले दिन शॉपकीपर ने कितना कमाया, ये आपको फाइंड करना है। देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 2.5 बल्ब्स का मतलब होता है सैटरडे में 2.5 बल्ब सोल्ड हुए हैं। 2 बल्ब्स का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हाफ बल्ब का मतलब है हाफ मल्टीप्लाई बाय 8, दैट इज 16 प्लस 4, इट मींस 20 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन सैटरडे। इतने बल्ब सैटरडे को सोल्ड किए गए हैं। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 बल्ब, एक बल्ब की कॉस्ट 30 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 20 बल्ब, 20 बल्ब की कॉस्ट कितनी होगी? 30 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज, इट मींस 600 रुपीज।
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इन अ सिटी 5 शॉपकीपर्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ मैंगोज बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक शहर में 5 शॉपकीपर्स है, 5 दुकानदार हैं जो नंबर ऑफ मैंगोज की जो बास्केट होती है वो पर्टिकुलर सीजन में सोल्ड करते हैं, बेचते हैं। मैंगो बास्केट सोल्ड, कितनी सोल्ड हुई हैं, यहाँ पर नेम दे रखे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगो बास्केट सोल्ड आपको दे रखी है, कितनी मैंगो की जो बास्केट है वो सोल्ड हुई है, बेची गई है। समीर 1 2 3 4 5, ऋषि 1 2 3 एंड हाफ, अंकित 1 2 3 4 5 6, राजीव 1 2 एंड हाफ, अमित 1 2 3 4 5 6 7 8। हियर 1 मैंगो रिप्रेजेंट 100 बास्केट, एक मैंगो 100 बास्केट रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट इज हु सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड किए हैं। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर इज 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर जो भी रिप्रेजेंट होगी वही मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट उसने सोल्ड की होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी है, 8 है, तो इट मीन्स हैंस अमित सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, इसका मतलब अमित ने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड की हैं, बेची हैं। सेकंड इज हाउ मेनी बास्केट्स डिड राजीव सेल, राजीव ने कितनी बास्केट सेल की हैं। देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। द नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड बाय राजीव इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.5 पिक्चर, जो नंबर ऑफ बास्केट जो सोल्ड की गई राजीव के द्वारा वो 2.5 पिक्चर्स में रिप्रेजेंट की जाती है। एंड 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 100 बास्केट, और एक पिक्चर जो है वो 100 बास्केट को रिप्रेजेंट करती है। Therefore, राजीव सोल्ड, राजीव ने कितने सोल्ड की, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 200 प्लस 50, दैट इज 250 बास्केट्स। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी बास्केट्स डिड अमित सेल मोर देन ऋषि, अमित ने कितनी ज्यादा बास्केट सेल की ऋषि से। तो देखिए थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। बास्केट सोल्ड बाय अमित, अमित के द्वारा कितनी सोल्ड की गई, 8 into 100, इट मीन 800 बास्केट्स। बास्केट सोल्ड बाय ऋषि, ऋषि के द्वारा कितनी बास्केट सोल्ड की गई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स 300 प्लस 50, दैट इज 350 बास्केट्स। डिफरेंस कितना निकला दोनों का, 800 माइनस 350, इट मीन्स 450 का डिफरेंस निकला है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट डिड अंकित गेट इफ ही सोल्ड ईच बास्केट फॉर 150 रुपीज, कितनी अमाउंट अंकित को मिलेगा यदि वो हर एक बास्केट को 150 रुपीज में सोल्ड करता है, बेचता है तो। देखिए फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। बास्केट सोल्ड बाय अंकित, अंकित के द्वारा कितनी बास्केट सोल्ड की गई है, 6 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मींस 600 बास्केट। कॉस्ट ऑफ 1 बास्केट इज इक्वल्स टू 150 रुपीज, कॉस्ट ऑफ 600 बास्केट इज इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय 600 रुपीज, इट मींस 90,000 रुपीज। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द बास्केट ऑफ अंकित टू बास्केट ऑफ अमित, रेशियो आपको बताना है अंकित की बास्केट का और अमित की बास्केट का रेशियो क्या होगा। देखिए फिफ्थ का सॉल्यूशन देखते हैं। रेशियो ऑफ अंकित टू अमित, अंकित से अमित का रेशियो कितना होगा, 8:6, इट मीन 4:3। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.2, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 9.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। Next is bar graph. Representing data by a pictograph is sometimes cumbersome and time consuming. जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ के द्वारा वो कभी कभी कम्बरसम हो जाता है और काफी टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। Many times it is not possible to present certain numbers like 5, 90, 23 if you are taking a scale like 2, 4, 6 etc. कभी कभी जो पॉसिबल नहीं होता है कि हम सर्टेन नंबर्स को जैसे कि 5, 19, 23 इनको रिप्रेजेंट कर सके यदि हम स्केल को 2, 4, 6 एक्सेट्रा ये सब चीज अगर ले रहे हैं तो। ड्राइंग रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विद हैव बीन फाउंड टू बी मोर कन्वीनियंट, यदि हम ड्रॉ करें रेक्टेंगुलर बार को यूनिफॉर्म विद के साथ तो हम पा सकते हैं अच्छे, काफी कन्वीनियंट हमारे लिए होगा। इन अ बार ग्राफ में data are represented with the help of rectangles called bars of uniform with equal spacing between them. डाटा होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल्स की हेल्प से, जिसको हम बार बोलते हैं। ये यूनिफॉर्मली विद के साथ होते हैं, इनमें इक्वल स्पेसिंग भी होता है दोनों के बीच में। द हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द गिवन नंबर, जो भी हाइट होती है वो रिप्रेजेंट करती है हर एक बार की कि कितना नंबर हमें गिवन है। बार्स में भी वर्टिकल इट मीन्स कॉलम और हॉरिजॉन्टल, जो बार्स होते हैं वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ अ बार ग्राफ, बाय ऑब्जर्विंग अ बार ग्राफ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज रिप्रेजेंट एंड ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। हमने ऑब्जर्व किया एक बार ग्राफ के लिए, हमने समझा
कि कितने काइंड के डाटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन हमारा निकलता है उससे। देखिए एग्जाम्पल 1, गिवन बिलो इज अ बार ग्राफ शोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राधिका इन 6 सब्जेक्ट्स इन एन एनुअल एग्जामिनेशन। नीचे जो आपको बार ग्राफ शो कर रखा है, इसमें आपको मार्क्स दे रखे हैं राधिका के कि उसने एनुअल एग्जामिनेशन में 6 सब्जेक्ट्स में उसको कितने कितने मार्क्स मिले हैं। देखिए इंग्लिश में उसको मार्क्स मिले हैं 40, ये बार ग्राफ आता जो हो रहा है 40 तक। संस्कृत में उसको मार्क्स मिले हैं 50 तक। सोशल साइंस में उसको मार्क्स मिले हैं 60 तक। हिंदी में उसने मार्क्स मिले हैं 80 तक। और मैथमेटिक्स में उसको मार्क्स मिले हैं इनके बीच में। और साइंस में उसको मार्क्स मिले हैं बच्चों 70 में। देखिए रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इस बार ग्राफ को अच्छे से रीड करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी देने हैं। फर्स्ट इज इन विच सब्जेक्ट डिड राधिका स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें राधिका को सबसे कम मार्क्स मिले हैं, तो वो सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में उसको 40 मार्क्स मिले हैं। देखिए सॉल्यूशन है क्लियरली वी हैव, आपको में दिख रहा है। फर्स्ट इज राधिका स्कोर द लोवेस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, राधिका को सबसे कम मार्क्स इंग्लिश में मिले हैं। सेकेंड इज इन विच सब्जेक्ट डिड राधिका स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट में राधिका ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, वो है हिंदी में। तो सेकंड वाले पार्ट का हमारा आंसर है राधिका स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी। थर्ड पार्ट इज हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो मैथमेटिक्स वाला ये बन रहा है कि 60 और 50 के बीच में, इट मीन्स 55 मार्क्स। तो थर्ड का आंसर है राधिका स्कोर 55 मार्क्स इन मैथमेटिक्स, राधिका को 55 मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स में। फोर्थ इज इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर लेस देन 60 मार्क्स। कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें उसको 60 से कम मार्क्स मिले हैं। तो देखिए 60 से कम मार्क्स, इट मीन्स उसको इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी और मैथमेटिक्स में भी 60 से कम मार्क्स मिले हैं। देखिए फोर्थ वाले का सॉल्यूशन है इन 3 सब्जेक्ट शी स्कोर लेस देन 60 मार्क्स। 3 सब्जेक्ट में उसको 60 में से कम मार्क्स मिले हैं। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इस ग्राफ को अच्छे से रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको आपको आंसर्स भी देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू गेट फ्रॉम द ग्राफ। आपको इस ग्राफ में से क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ बॉयज हु पास्ड इन क्लास 12 ऑफ अ स्कूल फ्रॉम द एकेडमिक ईयर्स 2014 टू 15 टू 2019 टू 20। ये ग्राफ शो कर रहा है बॉयज़ के परसेंटेज की वो 12th क्लास में कितने मार्क्स उन्होंने गेन किए, कितने से वो पास हुए हैं। एक स्कूल का ये आपको दे रखा है, एक एकेडमिक ईयर्स दे रखे हैं 2014 से 2015 से लेकर के 2019 से 2020 तक। सेकेंड इज इन विच एकेडमिक ईयर वॉज रिजल्ट बेस्ट एंड वाई। कौन से एकेडमिक ईयर में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और क्यों। इन पार्ट का आंसर है द रिजल्ट वॉज द बेस्ट इन द एकेडमिक ईयर 2019 टू 2020। जो बेस्ट रहा है रिजल्ट एकेडमिक ईयर में वो 2019 से 2020 तक का है। इट वॉज 100%, ये 100% है। ऑल द बॉयज पास, लगभग सभी बॉयज क्या है, पास हैं। थर्ड इज इन विच एकेडमिक ईयर डिड द लीस्ट नंबर ऑफ बॉयज पास। कौन से एकेडमिक ईयर में नंबर ऑफ बॉयज जो है वो कम पास है। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं, थर्ड पार्ट का आंसर है इन द एकेडमिक ईयर 2014 टू 15 द पास परसेंटेज वॉज द लोवेस्ट। 2014 से लेकर 2015 तक के एकेडमिक ईयर में जो पास परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। ओनली 60% बॉयज पास, सिर्फ 60% बॉयज ही पास है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पास परसेंटेजेस ऑफ द एकेडमिक ईयर 2016 टू 17 एंड 2018 टू 19। क्या डिफरेंस है पास परसेंटेजेस के बीच में एकेडमिक ईयर 2016 से 17 और 2019 18 से 19 के बीच में। फोर्थ का देखिए आंसर देखते हैं। The difference in the pass percentage of the academic year 2016 to 2017 to 2018 to 19 is 20%। जो डिफरेंस है दोनों अकेडमिक ईयर के परसेंटेज के बीच में वो 20% का है। ड्राइंग अ बार ग्राफ, टू मेक अ बार ग्राफ टेक अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल इंटरसेक्टिंग एट O। हम बोल सकते हैं आपको बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बार ग्राफ लेना पड़ेगा, उसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो बीच में, उस पॉइंट का नाम आपको देना है O। मार्क देम एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंटेड OX एंड OY।
आपको उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी रिप्रेजेंट करनी है, जो कि रिप्रेजेंट होगा ओ एक्स और ओ वाई. Different items are represented along x axis and the frequency are presented along y axis. जो अलग अलग आइटम्स होंगे वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे x एक्सिस के अलोंग, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रिप्रेजेंट की जाएगी y एक्सिस के अलोंग. Now construct rectangles with items as bases. It means uniform width and respective frequency as heights having the same baseline with equal spacing between them. अब आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं रेक्टेंगल्स को आइटम्स के साथ, उसको बेस मान करके यूनिफॉर्म विथ के साथ, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी की हाइट होगी वो सेम बेस लाइन से ही बनेगी और उनके बीच का जो स्पेस होगा वो भी इक्वल होगा. एग्जाम्पल 1, द फॉलोइंग टेबल गिव्स इम्पोर्ट फिगर ऑफ अ कंपनी. जो आपको टेबल दे रखी है नीचे, या आपको एक कंपनी की इम्पोर्ट फिगर देती है, जो पैराग्राफ आपको पैराग्राफ शो करना है. यहाँ पर आपको ईयर्स दे रखी है और यहाँ पे आपको रुपीज दे रखी है लैक्स में. सॉल्यूशन देखते हैं. लेट ईयर्स बी रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली एंड इम्पोर्ट इन रुपीज वर्टिकली. जो ईयर्स हैं उनको हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं और रुपीज को वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं. लेट वन स्मॉल डिवीजन ऑन वर्टिकल स्केल रिप्रेजेंट ₹50 लाख. एक वन स्मॉल डिवीजन लेते हैं वर्टिकल स्केल पर, रिप्रेजेंट करेगा 50 लाख को. द बार ग्राफ विल बी. बार ग्राफ क्या बनेगा? देखिए हम यहाँ पर ईयर्स दे रखे हैं हॉरिजॉन्टली में, वर्टिकली में हमने क्या लिख रखे हैं? रुपीज दे रखे हैं लाख में. तो देखिए 2014 से 15 तक कितना जा रहा है? यहाँ पर जा रहा है तो हम यहाँ तक इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे. इसमें फिर यहाँ तक जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर, फिर यहाँ तक और फिर यहाँ तक, इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, द प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लैक्स टन्स इन सम ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 1985 वाज आर गिवन बिलो. प्रोडक्शन है राइस की लाख टन्स में, वो कुछ स्टेट्स में आपको दे रखी है इंडिया के अंदर 1985 के दौरान, वो आपको नीचे दे रखी है. रिप्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ बार ग्राफ. आपको इस डाटा को बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. देखिए आपको स्टेट्स रखे हैं यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात. प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लाख टन. आपको राइस की प्रोडक्शन दे रखी है 30, 70, 45, 50 एंड 25. सोल्यूशन देखते हैं. राइट स्टेट्स अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस इन लाख टन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आपको स्टेट्स को वर्टिकल एक्सिस पर लिखना है और राइस की प्रोडक्शन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिखना है. लेट वन यूनिट रिप्रेजेंट 10 लाख टन्स. एक यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी 10 लाख टन्स को. वन यूनिट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 10 लाख टन्स राइस. वन यूनिट जो होगी एक्स एक्सिस पर वो रिप्रेजेंट करेगी 10 लाख टन्स राइस को. देखो आपको इसमें बायोग्राफ में शो कर रखा है, आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.3. Students, exercise 9.3 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.